जबलपुर ऐसा शहर रहा जहां पर मध्य प्रदेश का पहला जिला रहा जहां कोरोना ने दस्तक दी थी। 20 मार्च 2020 का वो दिन था जब कोरोना के केस आए थे जिनकी संख्या 4 थी। उसके बाद उसमें संतुलन हुआ, बीच में छूट दी गई। उसके बाद फिर उसकी संख्या बढ़ने लगी। जब 21 का दौर आया जिसको हम सेकेंड वेव बोलते हैं, उसमें काफ़ी तेज़ी से केसेस बढ़े, भयावह स्थिति बनी। काफ़ी जद्दोजहद स्वास्थ्य सुविधाओं को जुटाने के लिए प्रशासन को करनी पड़ी। जनता भी काफ़ी चिंता में थी, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते जनता ने जो सहयोग किया प्रशासन का, और प्रशासन जनता के लिए पूरे वक्त खड़ा रहा, तस्वीर वो निकल के आई कि अब जबलपुर मॉडल की बात होने लगी है। और कहा जा रहा है कि जबलपुर ने कैसे कोरोना को इतनी तेजी से कंट्रोल किया और कैसे संख्या कम हुई। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए जबलपुर के कलेक्टर करणवीर शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, बधाई कि आपने एक भयावह जो महामारी बढ़ रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई और जनता का भरपूर साथ मिला, कैसे आपने कर लिया? क्योंकि पल पल तस्वीरें बदल रही थी, चिंता लोगों के चेहरे पर साफ देखी जा रही थी, लेकिन फिर भी जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया गया, ये पूरे एक जो रणनीति थी भयावह स्थिति में, किस तरह से आपने बनाई? सबसे प्रथम तो आपको मैं धन्यवाद दूंगा और धन्यवाद आपके माध्यम से पूरे जबलपुर की जनता को देना चाहूँगा, यहाँ की मीडिया को देना चाहूँगा, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को देना चाहूँगा कि इन्होंने इस पूरी विकट स्थिति में एक साथ एकजुटता दिखाई और सबने मिल के काम किया, और इसी का परिणाम है कि हम आज बहुत कंफर्टेबल स्थिति में और कंट्रोल स्थिति में हैं। जैसा कि आपने पूछा कि कैसे ये कंट्रोल में रहा, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग मंथ जो है वो अप्रैल का महीना रहा था। अप्रत्याशित रूप से केसेस बढ़े थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतने केसेस इतने कम समय में तेज़ी से बढ़ेंगे। यदि हम पहली वेव और दूसरी वेव के बीच का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि इसी समय में अगस्त और सितंबर में इसी ज़िले में जो है कि पहला वेव आई थी, पीक आया था, और उस समय एक दिन में उसी सैंपलों की साइज़ से लगभग 300 लोग मैक्सिमम जो हैं आते थे। लेकिन वहीं इस बार जो है मैक्सिमम 1000 से अधिक केस जो हैं वो गए हैं। लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा केस जो आए हैं, और बहुत तेज़ी से संक्रमण हुआ था। ये म्यूटेंट डिफरेंट टाइप का था, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा वैज्ञानिक बोलते हैं। लेकिन हमने तैयारियां पहले वेव के बाद से ही शुरू कर दी थी ताकि हम लोग जो हैं फेस कर पाएँ। पहले वेव में जहां हमारे बेड्स की अवेलेबिलिटी 700 साढ़े 700 बेड्स ऑक्सीजन, आईसीयू और एसडीयू मिलाकर थी, प्राइवेट और सरकारी अस्पताल दोनों मिलाकर, वहाँ इस बार हमने लगभग 3000 बेड्स की ऑक्सीजन, आईसीयू, एसडीयू की व्यवस्था कर रखी थी। लगभग 4 गुना ये होता है। उसी का परिणाम है कि हमने धीरे धीरे लोगों को परेशानी इतनी नहीं होने दी जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरी बात इसमें ये रही कि हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो दोमुखी स्ट्रेटेजी थी कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में अलग स्ट्रेटेजी बना रखी थी और शहर में अलग बना रखी थी संरचनाओं के आधार पर। क्राइसिस मैनेजमेंट के ग्रुप्स बनाए थे जो जिला स्तर पर भी काम कर रहे थे, जनपद स्तर पर भी काम कर रहे थे, और ग्रामीण पंचायत स्तर पर भी काम कर रहे थे। इस मैनेजमेंट ग्रुप्स के आधार पर लोगों की सहभागिता हम लोगों ने सुनिश्चित करवाई और उन लोगों ने सहयोग भी किया। साथ साथ में हमने किल कोरोना अभियान चलाया, जिसके तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर घर जाकर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार राउंड लगाए, जिसमें कि लगभग ये 40 दिन का ये अभियान रहा, जिसमें कि हमने हर घर में जाकर पूछा कि उनको कोई सिम्टम्स नज़र तो नहीं आ रहे हैं। यदि सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो उनको आइसोलेट करने की व्यवस्था बनाई और उनको दवाई तत्काल उपलब्ध कराई, और आवश्यकता हुआ तो उनकी टेस्टिंग की। तो जो ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया एक सूत्र था IITT, मतलब आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। तो ये जितनी जल्दी हो जाएगा उतना व्यक्ति स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाएगी, और जितना देरी से होगा उतने विकट स्थिति बनेगी। तो हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली आइसोलेशन पे और अर्ली ट्रीटमेंट पे फोकस किया। इसका परिणाम ये हुआ कि इन 3 राउंड्स में हमने अधिकतर लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों को ग्रामीण स्तर पे ही उसकी चिकित्सा की व्यवस्था की, और कुछ ही लोगों को ऐसी स्थिति बनी कि अस्पताल में, शहर में लाना पड़ा। एक मैंने और भी चीज़ देखी कि आपका जो नज़रिया था, आप कोशिश कर रहे थे कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आसपास के ज़िले से लोग आ रहे हैं, उनको सरकारी सुविधा मुहैया हो पाए। तो आपने यहाँ पर जो कोविड केयर सेंटर थे ऑक्सीजन युक्त वाले,
जो हल्के लक्षण वाले आ रहे हैं उनको त्वरित लाभ मिल सके ऑक्सीजन के लिए। ऐसे आपने कोविड सेंटर काफ़ी बढ़ाए, जिससे कि प्राइवेट जो अस्पतालों में जाएं, जो ज़्यादा पैसा लगता था, उनको तकलीफ हो सकती थी, वो जो आपने तैयार किया, तो जो अदर जिले के आ रहे थे उनको कितनी राहत मिली? देखिए, इसमें हमने गरीब लोगों के लिए विशेष रूप से प्रयास किए थे। एक तो हमने हमारे शासकीय जो अस्पताल हैं उनकी बेड की संख्या बढ़ाई, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारा जिला अस्पताल हो। उसके अलावा जिला अस्पताल तक ही हम सीमित नहीं रहे, हमने ऐसे सेंटर्स बनाए जिनको उनको कोविड केयर सेंटर कहते हैं। यद्यपि कोविड केयर सेंटर की परिभाषा के तहत ये था कि वो सिम्टोमेटिक, माइल्ड सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक लोग, लक्षण विहीन लोग जो पॉजिटिव हो जाते हैं और जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको रखते हैं। लेकिन हमने उन कोविड केयर सेंटरों में ऑक्सीजन की व्यवस्था भी बना दी और वहाँ डॉक्टर्स अपॉइंट किए, ताकि यदि उसको तत्कालिक कोई आवश्यकता हो ऑक्सीजन की तो वो तत्काल उसे मिल जाए। ऐसे हमने 2-3 सेंटर बढ़ाए। आपको विदित ही है कि यहाँ पर हमने रानी दुर्गावती कोविड केयर सेंटर, एक 500 बेड का एक सेटअप तैयार किया, जो मेरे हिसाब से पूर्वी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सेटअप है, और इसका संचालन भी हम लोगों ने सुनिश्चित करवाया। साथ साथ में हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना की, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें कि शासन स्तर से अच्छे पैकेज दिए गए थे, उसका बड़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट कराने की हमने कोशिश की। आपको विदित होगा कि प्राइवेट अस्पतालों में भी गरीबों को अच्छा इलाज प्राप्त हो, इसलिए पहले 20 हॉस्पिटल ही केवल इससे इम्पेनल्ड थे। हमने उसको बढ़ाकर 57 हॉस्पिटल तक बढ़ाया कि उनको इम्पेनल कराया तत्काल। ये इम्पेनल की प्रक्रिया को बहुत सरल और सुनिश्चित करवाया। साथ साथ में जो मुझे अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, लगभग 250-300 मरीजों को हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज के लिए जो है व्यवस्था बनाई। कई सारी जगहों पर गरीबों को मरीज जो थे, न केवल इस जिले के बल्कि आसपास के हमारे यहाँ 15-16 जिलों के मरीज आते हैं, उन सबको भी यहाँ पर हमने अलग अलग तरीके से उनकी व्यवस्थाएं बनाई। देश में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही थी। अभी जब अपने जबलपुर में थोड़ी सी किल्लत समझ में आई, तो प्रशासनिक स्तर पर आप जुटे रहे। एक बार ये हुआ कि 3-3 बजे तक आप लोग टैंकरों का इंतजार करते थे, अधिकारी की टीम लगी होती थी कि कब टैंकर आ जाए ऑक्सीजन का। मतलब आपका ये एक फोकस था कि ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, अगर कम हो रही है तो तत्काल वहाँ पर पहुँच जाए और एडवांस में रहे। तो ऑक्सीजन का संतुलन बनाना काफ़ी मुश्किल था उस दौर पे। ये क्या प्लानिंग थी ऑक्सीजन को लेकर? देखिए, हम लोगों ने ऑक्सीजन की जो प्रारंभिक व्यय के आधार पर जो जितनी आवश्यकता थी उसको बनाने की व्यवस्था तो हमने बना ही रखी थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अप्रत्याशित रूप से जब केसेस बढ़े, तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी अप्रत्याशित तरीके से बढ़ी। उसको सुनिश्चित कराने के लिए हमने राज्य शासन की मदद ली, और उनकी मदद से बोकारो और जमशेदपुर, राउरकेला और भिलाई के स्टील प्लांट जो थे, इनसे जो ऑक्सीजन प्राप्त होती थी, उनके टैंकरों के माध्यम से यहाँ एक चेन बनाई। और साथ साथ में हमने जो यहाँ की लोकल परिस्थिति थी, यहाँ पर यदि कोई वेंडर ऐसा है जो कि ऑक्सीजन का टैंकर से लगा सकते हैं या एयर सेपरेशन यूनिट लगा सकते हैं, उनको प्रमोट करके वो भी हमने बनवाया, जो इस्टेब्लिश हुआ। साथ साथ में हमने इसका मैनेजमेंट का एक बारीक चेन बनाया, जिसमें रात भर हमारे अधिकारी लगे रहते थे, दिन भर, मतलब 24 घंटे की ये ड्यूटी थी। एक एक जो टैंकर्स हैं उनका मॉनिटरिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था, उनके साथ में हमने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी, ताकि कोई भी अनहोनी जैसी स्थिति न निर्मित हो। और ये पूरी प्रक्रिया हमारे सभी लोगों की मदद से ये सुनिश्चित भी हमने करवाई। साथ साथ में हमने एयर सेपरेशन यूनिट के छोटे छोटे प्लांट्स भी यहाँ बनाने की कोशिश की, क्योंकि दो तरीके से ऑक्सीजन मिलती है, या तो हम लिक्विड ऑक्सीजन जो हैं वो बाहर से मंगवाएं और वो फिर टैंक कंटेनर्स में भर के या सिलेंडर्स में भर के दें, या फिर यहीं ऑक्सीजन जनरेट होने लगे। तो हमने यहीं ऑक्सीजन जनरेट होने लगे इस पर भी फोकस किया, और बाहर से जितनी आवश्यकता थी उतनी मंगवाई, दोनों तरीके से। प्रशासन, सत्ता पक्ष के भी जनप्रतिनिधि, विपक्ष के भी जनप्रतिनिधि लगातार प्रशासन के सहयोग के लिए आगे आने लगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए वो भी पूरी तरह से जुटे रहे। सांसद जी के माध्यम से 24,000 से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे गए। ये जो संतुलन बना जनप्रतिनिधियों के साथ, जो एकता, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सबको एकजुट करके चलना है, इसका कितना फायदा मिला? देखिए, ये एक छोटी मोटी आपदा नहीं थी, ये एक बड़ी आपदा थी, और इसमें सभी लोगों का साथ होना बहुत ही आवश्यक था, और वही चीज़ हुई। जबलपुर की ये खासियत भी रही और ये एक अच्छी बात भी रही कि सभी लोग साथ में आए, चाहे वो किसी भी विचारधारा से प्रभावित जनप्रतिनिधिगण हों,
या हमारी जनता भी साथ में आए। मीडिया के लोगों ने भी जो चीज़ फेयर थी वो फेयर दिखाई, जो चीज़ कमियां थी वो बताई, ताकि हम लोग सुधार कर पाए। मतलब एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन जो हुआ, उस सबका परिणाम ये रहा, उन सब चीज़ें ये रही कि हमारा अच्छा जो है एक आउटपुट निकला और बहुत तेज़ी से जो है उसका समाधान हुआ। जो समस्याएं आती थी तो वो जनप्रतिनिधियों के पास भी जाती थी, सभी जनप्रतिनिधियों के पास में गई और वो उसका सॉल्यूशन उन्होंने भी अपने स्तर पे किया, हमने भी अपने स्तर पे किया। मतलब कुल मिलाकर एक ऐसा कोऑर्डिनेशन था कि लगातार जो है समस्या के समाधान में सभी लगे रहे। हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सभी जनप्रतिनिधि शामिल हैं। उन लोगों के विचारों को साझा करना, उनकी रणनीति बनाना, उनको आगे कैसे मूव करना चाहिए, क्या क्या जनभावना है, क्या समस्याएं आ सकती हैं, इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श होकर आगे की रणनीति हम लोग समय समय पर बनाते रहे और सफलता प्राप्त। एक वक्त सर ऐसा भी आया कि जब प्राइवेट अस्पतालों से ज़्यादा लोग चाहते थे कि मेडिकल में व्यवस्था हो जाए, विक्टोरिया में हो जाए, और मैंने ये देखा कि मैंने कुछ सर्वे वहाँ पर किया था और मेरे पास कॉल भी आते थे कि वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो विक्टोरिया के मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, उसमें करीब 10 दिनों में कोई मौत ही नहीं हुई थी, इतना ज़्यादा केयर कर रहे थे। तो ये जो मनोबल था, डॉक्टरों को मनोबल बढ़ाना, समन्वय स्थापित करना, उनको ऊर्जावान बनाना, उसमें प्रशासन किस तरह से इनको हैंडल कर रहा था इन तमाम बातों। देखिए, फ्रंटलाइन वर्कर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो यदि कोई व्यक्ति रहा है या कोई रहे हैं तो वो हैं हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी नर्सेस, जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, चाहे वो स्वीपर हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति ने पूरे मनोयोग के साथ में काम किया। हमारा 100% नहीं, 110% दिया। चाहे वो मेडिकल कॉलेज में सीनियर डॉक्टर हो, जूनियर डॉक्टर हो, या कोई नर्स हो, या स्वीपर हो, किसी भी स्तर का जो व्यक्ति जिसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और ये चैलेंज के रूप में लिया कि हमें मानवता के ऊपर आए एक संकट है जिसको हमें फेस करके उसको ख़त्म करना है और जनता का हित करना है। इसी प्रकार हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विक्टोरिया बोले हैं, या हमारा मनमोहन नगर का जो नया हॉस्पिटल हमने बनाया था वो है, या ज्ञानोदय हैं, या हमारे कोविड केयर सेंटर्स जितने भी थे, सभी जगहों पर हमारे डॉक्टर्स ने और बाकी जो हमारा स्टाफ है उन सभी लोगों ने जो है बहुत ही मनोबल के साथ में काम किया। साथ साथ में हम लोगों ने भी उनके साथ में बीच बीच में सेशंस किए, उनको मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। कहीं छोटे मोटे सुधार करने की आवश्यकता थी तो वो सुधार भी करवाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बीच में 2-3 बार जो है वीसीस के माध्यम से उनका मनोबल बढ़ाया, उनके साथ में बात की। न केवल सरकारी डॉक्टर्स के साथ में और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में, बल्कि प्राइवेट डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में भी बात की। बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ दौरा हुआ तो उस समय भी उनने उनसे संवाद किया। तो एक प्रकार से अलग अलग स्तरों पे जो है संवाद स्थापित हुआ, अलग अलग स्तरों पे मनोबल बढ़ा, तो वो एक तरह से संयुक्त प्रयास, एक सम्मिलित प्रयास के रूप में सामने आया। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे थे, उन पे ऊर्जा का संचार करना, उनमें सकारात्मक भावना को जागृत करना, वो बेहद महत्वपूर्ण था। और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की संख्या भी ज़्यादा थी। उस दौर पे मैं देख रहा था कि जब काफ़ी महामारी का दौर तेज था, उस वक्त आपने कमान संभाली। आपका एक प्रतिदिन एक दौरा हो गया था कि आप कंटेनमेंट जोन में जाते थे, जहां मरीज रहे थे उन लोग से संवाद कर रहे थे, क्या उनकी आप समस्या सुन रहे थे और किस तरह से वहाँ होम आइसोलेशन के लोगों से आपको फीडबैक मिल रहा था। देखिए, होम आइसोलेशन में लगभग हमारे टोटल मरीज के 70 से 80% लोग जो है होम आइसोलेशन में थे, क्योंकि वो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक थे। तो एक व्यवस्था बना रखी थी कि यदि उनके पास जगह नहीं है तो वो कोविड केयर सेंटर आए, यदि जगह है तो घर पे कोविड के नियमों का पालन करके होम आइसोलेशन में रहे। तो होम आइसोलेशन में नियंत्रण के और संचालन के 2 तरीके थे। एक, हमने कोविड एन कमांड सेंटर स्थापित किया था, जहाँ पर हम वर्चुअली और टेलीफोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे डेली बात करते थे, जितने भी होम आइसोलेशन में थे। न केवल 1 दिन बल्कि 10 दिन, 12 दिन, जब तक उनका आइसोलेशन पीरियड कंप्लीट ना हो जाता तब तक प्रतिदिन उनसे चर्चा करते थे, बात करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। इसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल थे। साथ साथ में हमने होम आइसोलेशन के फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल विजिट पे भी बहुत फोकस किया। हमारे अधिकारी लोग जो हैं प्रतिदिन उनके जोन हमने डिवाइड कर दिए थे, वार्ड डिवाइड कर दिए थे, और वो जहाँ जहाँ जिस जिस वार्ड में कोई पॉजिटिव मरीज आता था और ये होम आइसोलेशन में था तो उसके जहाँ जाकर उसको किट देना, उसको उसके घर को सैनिटाइज करना, वहाँ पर पोस्टर लगाना कि भाई यहाँ पर अन्य लोगों को प्रतिबंधित है, वो ना निकले बाहर। और साथ साथ में यदि उसको बीमारी, कोई और बीमारी है तो उसके बारे में जानकारी देना कि भाई आप ये डॉक्टर से ये सलाह ले लीजिए, यदि आवश्यकता पड़ी तो एम्बुलेंस के माध्यम से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना। ये सब चीज़ें प्रक्रिया चली थी। इस बीच में मैंने भी भ्रमण स्वयं किया था, कई होम आइसोलेशन वाले लोगों से हमने चर्चा की, उनसे सुझाव लिए कि भाई जो व्यवस्था है ये ठीक है,
तो वो संतुष्ट पाए गए। इसमें कोई और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है ये भी हमने पूछा, तो उन्होंने कहा बताया कि भाई हम ठीक है और सब अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और वो संतुष्ट नज़र आए। तो ये चीज़ें थी कि भाई मतलब हम उनके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि यदि किसी कारण से वो पॉजिटिव हो गए तो वो केवल अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, ऐसा नहीं है, पूरा प्रशासन उनके साथ। अब सर ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगी। जिस तरह से आप लोगों ने कंट्रोल किया उसको, अब संक्रमण की दर उस तरह से ना बढ़े। हालांकि कहा गया है कि वेब समाप्ति की ओर है, इतने केस नहीं बढ़ेंगे, फिर भी लापरवाही अगर हुई तो संभावनाएं बढ़ सकती है। ये संतुलन बनाना और लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना और जो बिहेवियर कहा जाता है इस दौरान का, उसको लेकर प्रशासन किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए, आपको विदित ही है कि हमारा एक समय पॉजिटिविटी रेट अप्रैल के माह में 30-32% तक चला गया था। आज वो रिड्यूस होकर 2% पे आ गया है। इसी प्रकार से हमारा रिकवरी रेट 78% तक रिड्यूस हुआ था, आज बढ़कर वो 95-96% हो गया है। मतलब 96% लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अब अनलॉक की प्रक्रिया, इसको बोलना चाहिए कि कोरोना कर्फ्यू में कुछ छूट की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। अब इस प्रक्रिया में हम लोगों भी संतुलित होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि एक साथ सब चीज़ ओपन ना हो, लेकिन इसेंशियल गतिविधियां शुरू हो जाए। जो कुछ सर्विस सेक्टर की गतिविधियां हैं, जो जनता से, आम जनता से जुड़ी हुई है, गरीब लोगों से जुड़ी हुई, वो गतिविधियां पहले शुरू हो जाएं। ये प्रक्रियाओं के आधार पर गाइडलाइन शासन ने बनाई है और उसी के आधार पर हमने भी गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है। उसका इन्फोर्समेंट आज कर रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की कि अभी तक तो कोरोना कर्फ्यू चल रहा था, इसलिए सब लोग अपने घर में थे। लगभग 70-80-90-95% जनता घर में थी, घर में एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिल रही थी, लेकिन बाहर सड़कों पे नहीं आ रही थी। अब उनका चूंकि गतिविधियां स्टार्ट होगी, आर्थिक गतिविधियां, ऑफिस वगैरह जो स्टार्ट होंगे, तो ऐसी समय में लोगों का मूवमेंट बढ़ेगा। तो मूवमेंट बढ़ेगा तो लोगों एक दूसरे से मिलना जुलना भी बढ़ेगा। ऐसी समय पे कोरोना के जो बेसिक नियम हैं, या कोरोना के कोविड लाइक बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, उसके बेसिक नियम कि भाई मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी का उपयोग करें, हाथ धोते रहें, भीड़ का हिस्सा न बने, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हम साल भर से जानते हैं। वो जनता तक का हम लोग फिर से एक बार पहुंचाना चाह रहे हैं। और आपके माध्यम से, आपकी अच्छी चैनल है, बड़ी लोकप्रिय चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग आम जनता को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस समय ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। इस समय हमें कुछ लिबर्टी मिली है, कुछ छूट मिली है, तो उस छूट का मिसयूज ना हो जाए। और कहें संक्रमण जो आज 2% पे आके बहुत कम आ गया है, आज लगभग 80-90-100 केस लगभग आ रहे हैं। एक समय 1000 से ज़्यादा केस आ रहे थे। जो 80-90 केस आए हैं, ये केस अब और ना बढ़ें, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें आत्मसंयम रखना पड़ेगा। हर घर में एक वॉलंटियर बने, अपने आप को वॉलंटियर घोषित करे, और वो व्यक्ति इस चीज़ की चिंता करे कि हमारे बच्चे संक्रमित ना हो जाए, हमारे बुजुर्ग संक्रमित ना हो जाए, वो खुद स्वयं संक्रमित ना हो जाए। इसके लिए वो बेसिक नियमों का पालन करे। ये चीज़ें यदि एक बार हमने हमारे बिहेवियर को यदि ठीक से मैनेज कर लिया, तो ये संख्या आर्थिक गतिविधियां चलने के साथ साथ भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन यदि हमने हमारे बिहेवियर में थोड़ी बहुत भी धूल दी और आम जनता ने थोड़ी बहुत भी अपनी लापरवाही बरतनी शुरू कर दी, तो ये संक्रमण की तरह फिर बढ़ने लग सकती है, जो कि हम नहीं चाहते हैं वो वापस उस फेज में जाने के लिए। इसलिए अब हमको पूरी समझदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। यह व्यवहार का मुद्दा है, यह वायरस का मुद्दा नहीं बचा। वैक्सीन बनी है, यंग जो है उनको वैक्सीन, उसके बाद सभी लोगों को वैक्सीन करना ग्रामीण इलाकों में, इसको लेकर प्रशासन किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए, फेज़ वाइज हम लोगों ने वैक्सीनेशन जैसे जैसे गाइडलाइन प्राप्त हुई थी शुरू किया था। शुरुआत में फ्रंटलाइन वर्कर आए, फिर उसके स्वास्थ्य वर्कर आए, फिर फ्रंटलाइन वर्कर आए, फिर 45 साल से अधिक, 60 साल से अधिक हैं, 45 साल से अधिक, अब 18 साल से अधिक के भी शुरू हो गए हैं। दोनों ही गतिविधियों में, मतलब चाहे वो ग्रामीण हो चाहे अर्बन में, हमने प्लानिंग की है, वैक्सीनेशंस के शेड्यूल्स बनाए हैं। कुछ टारगेट समूहों को जो कि ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं लोगों से, ये ज़्यादा मेलजोल रखते हैं, चाहे वो दुकानदार हो या रेडी वाले हैं या जो दूध वाले हैं, सब्जी वाले हैं, इन पे हमने फोकस किया है ताकि ये लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो ये कई लोगों से को संक्रमण होने से अपने आप को भी, खुद को भी बचा पाएंगे और उनको भी बचाएंगे। इस चीज़ पे काम किया है। लगभग 6 लाख से ज़्यादा वैक्सीन हम लोग लगा चुके हैं। यदि हम 45 साल से अधिक उम्र के जो टारगेटेड ग्रुप हैं उनकी बात करें तो उनका लगभग 46% वैक्सीनेशन हो चुका है। 18 से अधिक की अभी वैक्सीन शुरू हुई है थोड़े दिनों पहले ही, वो भी लगभग 8% जो उनका टोटल टारगेट ग्रुप है उसका 8% कवर हो चुका है। अब हम लोग जो हैं एग्रेसिव वैक्सीनेशन की ओर जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने सेंटर्स बनाए हैं,
नगरीय क्षेत्रों में भी हमने सेंटर्स जो हैं डाइवर्सिफाई किए हैं, साथ साथ में कुछ प्रयोग भी किए हैं, जैसे ड्राइव इन वैक्सीनेशन, मतलब कि आप कार में बैठ के आएँ या बाइक पे बैठ के आएँ और आपको एक लोकेशन पे आना है, कार के अंदर ही रहना है, वहाँ वैक्सीन लग जाएगी और वो जो है वहाँ थोड़ी देर रुकना है, आधा घंटा वेट करना है, यदि कोई इशू आता है तो डॉक्टर वहाँ उपलब्ध रहेगा। तो इस प्रकार से जो है एक सुविधा, जनता को सुविधा रहे, वो वाली प्रक्रिया भी और वो वाले प्रयोग भी हमने किए हैं, जो कि बहुत कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं। जहाँ तक लोगों को मोटिवेशन करने की बात है, कई स्तरों पे मोटिवेशन के काम चल रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने बहुत अच्छी लीड ली है इस मामले में। मीडिया ने लगातार इस चीज़ को कवर किया है कि ये वैक्सीन सुरक्षित है। कुछ छोटी मोटी भ्रांतियाँ कहीं नज़र आती है तो फिर हम लोग उसको समाधान करके और उसका निराकरण करके करते हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हम लोग लगातार जो है अच्छी पोजीशन में। थर्ड वेव की भी बात कही जा रही है, वो उसकी व्यवस्थाओं को भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि ये जो इसका ज़्यादा असर होगा खासकर बच्चों पर हो सकता है, उसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, अभी ये वैज्ञानिकों के बीच में और डॉक्टरों के बीच का एक डिस्कशन का मुद्दा है कि क्या थर्ड वेव आएगी, और यदि थर्ड वेव आएगी तो कब आएगी और क्या ग्रेविटी रहेगी और किसको इफेक्ट करेगी। अलग अलग वर्जन है, लेकिन प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने एक प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य स्तर से भी जो है मंत्रिमंडल समूहों की बैठकें और जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो स्वास्थ्य विभाग है उसने उन्होंने अपनी कुछ कुछ वहाँ गतिविधियाँ शुरू करके प्रारंभिक गाइडलाइन भी देना शुरू किया है। हम लोगों ने भी करीबन 10-15 दिन पहले यहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स थे, जो पीडियाट्रिशियन हैं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उन लोगों से चर्चा की थी और उनसे प्रारंभिक सुझाव लिए थे। प्रारंभिक सुझाव के आधार पर हमने जो है हमारे बच्चों से रिलेटेड जो वार्ड हैं उनको बढ़ाने का फैसला लिया, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे वो हमारे मेडिकल कॉलेज में हो या शासकीय अस्पताल में हो। हमने वो बढ़ाने शुरू कर दिए। हमने हमारी एनआरसी जो थी उसको अपडेट करना शुरू कर दिया है। कहीं कहीं पे जो है ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम नहीं है तो वो हमने इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए हैं। हमने ट्रेनिंग पे भी फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों को डील करना हर व्यक्ति का मतलब स्पेशलाइजेशन नहीं रहता है। कुछ ऐसी नर्सिंग स्टाफ होता है वही इसको कर पाता है। तो इस प्रकार के स्टाफ बढ़ाने और उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया है। ये हमारी प्रारंभिक तैयारियां हैं, आगे जाकर हम लोग इसको विस्तार देंगे। एक और भी चीज़ देखने को आई कि गरीबों के लिए जो जन सेवक हैं, जिनको कहा जाए स्वयं सेवक, लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्रशासन की भी काफ़ी मुहिम देखने को मिली है। आपके स्टेट का एक कंट्रोल रूम है, वो भी मैंने देखा कि गर्भवती माताओं उनके लिए लड्डू वगैरह आप लोग ने तैयार कराया और उसको भिजवाया। अनाज के पैकेट भी वितरित कर रहे हैं और चिन्हित कर रहे हैं। और एक और भी आपने कहा कि अगर संदेशा कहीं से आता है, कोई ऐसा वर्ग है जहाँ जिसको अनाज नहीं मिल पा रहा है, राशन कार्ड नहीं, कुछ भी नहीं है, अनाज की जरूरत है, उसको अनाज पहुँचाया जाए। इस मुहिम को कैसे? देखिए, इसमें 2 स्तरों पे काम हुआ है। एक शासन स्तर पे काम ये हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे 3 माह का एडवांस जो राशन है वो वितरित किया गया। 2 माह का केंद्र सरकार द्वारा जो भेजे गए राशन हैं उसको वितरित कराने का काम चल रहा है। 5 माह का राशन जो है एक प्रकार से गरीबों को, जिनके कार्ड हैं, जिनकी पात्रता पर्ची है, उनको दिया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ के नहीं हैं, बाहर से आए हुए हैं या उनके पास पात्रता पर्ची नहीं है, वो पात्रता में नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी कोरोना कर्फ्यू के कारण उनको आवश्यकता थी। तो वहाँ हमने स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से और हमारे जो कंट्रोल रूम बने हैं, सामाजिक न्याय संस्थान हैं, इनके माध्यम से मदद करवाई है। और अलग अलग वर्ग के, अलग अलग ग्रुप के लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करने की कोशिश की गई। हमारा जो कंट्रोल रूम था ये इसीलिए काम कर रहा था कि यदि किसी ज़रूरतमंद को आवश्यकता हो तो वहाँ इन्फॉर्म कर सकता है, हम उसकी भरसक मदद करेंगे। इस बार कुछ अस्पतालों पर भी कड़ी कार्रवाई की है, काफ़ी अव्यवस्थाएं देखने को मिली है। खासकर आयुष्मान योजना के तहत जो लाभ नहीं मिल रहा था, आपने ताबड़तोड़ लाइसेंस ही मतलब उनको रोक दिए गए हैं कोविड के मरीजों के लिए। जी देखिए, आयुष्मान योजना, जैसा कि पहले मैंने फिगर बताए थे आपको, ये गरीबों को प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल सके और जो उनका खर्चा आएगा वो सरकार वहन करेगी, इस प्रकार का एक योजना है। इस योजनाओं में कई बार कुछ प्राइवेट अस्पतालों को हमने कॉन्फिडेंस में लिया, सभी को लिया, इवन सभी की बैठक हमने स्वयं ली, उनको प्रेजेंटेशन बताया कि एक डिसेंट अमाउंट जो है आपको शासन की तरफ से मिलेगा, आप उनको मुफ्त इलाज दें। सभी लोग शामिल थे, सभी लोगों ने सहयोग भी किया। अधिकतर लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि 20 रजिस्ट्रेशन थे, 20 हॉस्पिटल के 57 हॉस्पिटलों ने इसको रजिस्ट्रेशन करके जो है इलाज करना शुरू किया। कुछ हॉस्पिटल इसमें रिजिड थे तो फिर उन्होंने उनको सख्त कार्रवाइयाँ की, उनके लाइसेंस निरस्त किए। एक के तो हॉस्पिटल का पूरा लाइसेंस ही निरस्त हो गया, कईयों के कोविड के लाइसेंस निरस्त हुए। जब इस प्रकार की कार्रवाइयाँ हुई, छोटे मोटे 4-5 लोगों पर विशेष रूप से कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो उसका प्रभाव ये हुआ है कि अन्य लोग भी थोड़ा सचेत हुए। उन्होंने भी जो अच्छा काम कर रहे थे और अच्छा काम करने लगे।
और जनता को भी जो है लाभ मिला, क्योंकि ये बेसिकली गरीब जनताओं से जुड़ा हुआ लाभ था, और गरीब जनताओं को और जनता को परेशानी ना हो, ये हमारी प्राथमिकता। रूटीन प्रक्रिया आपकी कैसे रहती थी इस कोरोना काल में? आप भी तो प्रभावित हो गए थे, पॉजिटिव हो गए थे, और वो मुझे लगता है कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था उस समय कोरोना, और अब जिस तरह से पूरा एक जद्दोजहद रहती है, रूटीन आप कैसा अपना सेट करते हैं? देखिए, अभी तो पूरे पिछले 2 ढाई महीने से तो केवल और केवल कोरोना से संबंधित समस्याओं को समाधान करना, और वही हमारा एक फोकस रहा है। रात में भी हम लोगों मतलब अभी जगना ज़्यादातर रहा है, और क्योंकि चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम को इस्टेब्लिश करना हो, या रात में किसी मरीज को भटकना ना पड़े उसकी व्यवस्थाएं बनाना हो, हॉस्पिटल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, अधिकारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन, या विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन, या क्योंकि संभाग का ये मुख्यालय है तो 15-20 जिले से लोग आते हैं, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन, ये सब कोऑर्डिनेशन का काम जो है हम लोगों ने यहाँ पर मेरे स्तर पे हुआ है। बीच में मैं खुद भी संक्रमित हो गया था, तो उस समय भी अपनी दवाइयों के साथ साथ में होम आइसोलेशन में रह के काम कर रहा था, और मदद जो है लोगों की करवाने की कोशिश कर रहा था। और साथ साथ में हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जो है लोगों को मोटिवेट करना और लोगों को काम करने के लिए निर्देशित किए थे। ये एक प्रक्रिया है, ये कर्तव्य का हिस्सा है, इसको हम लोग कर्तव्य का हिस्सा मानना चाहिए। और जो अभी इस समय पिछले समय में जो आपदा आई थी पिछले 2 महीने की, उस आपदा के समय में अपना 100% देने का हर व्यक्ति ने प्रयास किया, मैंने भी प्रयास किया। एक मानवीय भी होता है, एक अफसर तो एक अलग चीज़ होती है, आप अधिकारी हैं, एक मानवीय पहलू होती है। एक सीन मेरे पास अभी निकल के आया था, काफ़ी चर्चित था। एक पक्षी शायद आप निकल रहे थे, आपको पड़ा मिला था, ऑफिस के बाहर है, आपने उसको भी उठवाया और उसका इलाज करवाया बेसिकली वेटनरी पे। ये तस्वीरें भी निकल के आती है और कोरोना काल की तस्वीरें है। तो लोगों ने कहा कि मानवीय पहलू जो होती है यही होती है कि मानव के बारे में तो सोचा ही जा रहा है, लेकिन पशु पक्षियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, उसको अवॉइड नहीं किया। एक्टिवली और बहुत अच्छा काम करने वाला कंट्रोल रूम का है। बीच बीच में इस प्रकार की चीज़ें जब सामने आती थी तो हमने उन कंट्रोल रूम के माध्यम से उसका समाधान करने की कोशिश की है। ये हर व्यक्ति को होना चाहिए, हर आदमी मानव है और उसको मानवीय पक्ष को मजबूत रखना चाहिए, और मानवीय संवेदनाएँ जितनी मजबूत होती हैं, व्यक्ति उतना ही अच्छा एक प्रकार से जो है प्रशासक हो सकता है, या एक अच्छा मानव हो सकता है। उसको संवेदना का ध्यान रखना चाहिए और सभी लोगों का मदद करें, ऐसा मेरा भी मानना है कि सभी लोगों ने ऐसा मदद अन्य लोगों ने भी किया होगा। हम लोगों ने भी प्रयास किया कि ये चीज़ें ठीक से हो। पंजाब केसरी की तरफ से भी काफ़ी कुछ मरीजों को भर्ती करने के लिए आपके पास मैंने स्वयं कॉल किया कि इनकी व्यवस्था हो जाए। 10:30, 11, 12 बजे तक आपने उनकी व्यवस्था कराई। कई मरीजों की जहाँ जैसी मदद हुई, आपने एक कॉल पे काम किया। पंजाब केसरी की तरफ से आपको धन्यवाद। और मीडिया से आप क्या चाहते हैं आने वाले समय में, किस तरह से? नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस विकट स्थिति में जनता का पक्ष हमारे समक्ष लाना और जो शासन काम कर रहा है वो जनता तक पहुंचाना, इसका बहुत अच्छा सेतु के रूप में जो है मीडिया ने काम किया, और विशेष रूप से आपके चैनल ने काम किया, पंजाब केसरी ने काम किया। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आपके माध्यम से मैं अन्य लोगों को, अन्य मीडिया के हमारे साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भी बहुत अच्छा हम लोगों को सहयोग किया, उसके लिए हम आभारी हैं। साथ साथ में अब आवश्यकता, जैसा कि मैंने बताया कि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, कोरोना कर्फ्यू में छूट की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस समय ऐसी स्थिति ना निर्मित हो कि लोग जैसे अभी घरों में थे तो अब एक अति उत्साह में लोग बाहर निकलें और एक दूसरे से संक्रमित हो, ऐसी स्थिति ना हो। फेज़ वाइज हम लोग इसलिए अनलॉक कर रहे हैं। मीडिया के साथियों से हमारा आग्रह है और मीडिया के माध्यम से जनता से आग्रह है कि अभी धीरे चीज़ों का और आर्थिक गतिविधियों का विस्तारण करें, क्योंकि यदि हम धीरे धीरे बढ़ें तो हम स्थायित्व की ओर बढ़ेंगे। यदि हमने हड़बड़ाहट की और हमसे गलती हो गई, या हमने कोविड के नियमों का पालन नहीं किया और संक्रमण एकदम फैलने की कोशिश की, तो हो सकता है 15-20 दिन बाद हमारे केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। हम नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा इस समय कि जो है संक्रमण की दर बढ़े। संक्रमण की चेन जो हमने बड़ी मुश्किल से हम सभी ने मिलकर तोड़ी है, वो टूटी ही रहे, वो और बढ़े ना। ये हम लोगों का जो है मेन फोकस है, और मीडिया के हमारे साथियों से भी आग्रह है कि इसी दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें तो अच्छा होगा। बिल्कुल, तो संक्रमण की चैन जो टूटी है वो टूटी ही रहे, और लोग बिहेवियर वही करें जो कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान कर रहे थे। अगर ऐसा रहेगा तो हम कोरोना से निजात पा सकते हैं। तो जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जो आपसे आग्रह किया है, हम भी चाहते हैं कि आप माने और स्वयं घर में रहकर सुरक्षित बने रहें। कैमरा पर्सन संदीप मनवाने के साथ विवेक तिवारी, पंजाब की CTV, जबलपुर।